जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। 2010 बीत गया, कैसे याद करेंगे 2010 को। 2011 का जश्न मनाना, आशाएं पालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2010 का क्या करें, 2010 को कैसे याद करें। अगर हमें याद करना हो तो हम आपके नज़रिए से याद करना चाहेंगे, जनता के नज़रिए से। दरअसल 2010 आस्था के ध्वंस का साल है। आस्था भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की नहीं, आस्था जनता की। विश्वास के ध्वंस का साल है, जनता के विश्वास का ध्वंस। दरअसल जिन चीजों के ऊपर हमने लोकतंत्र की बुनियाद टिका रखी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और चौथा जो अलिखित है, प्रेस, मीडिया, इनकी किल्ली बिखर गई। और यही 2010 का शोक है, 2010 का दर्द है। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपील करता है कि उसकी टिप्पणी हटा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, हम जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। और ये कहानी सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की नहीं है, बहुत सारे हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट से नीचे जिला अदालतों की, गांव-गांव में कहानियां बिखरी पड़ी हैं कि आप अदालत में जाएं और अगर आपके पास पैसा है तो आप न्याय खरीद के ला सकते हैं। ये 2000 साल में मुलम्मा उतर गया न्यायपालिका का, पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लोगों की आस्था बाकी है। प्रार्थना करेंगे, अगर कोई है खुदा, अगर कोई है ईश्वर, अगर कोई है गॉड, अगर कोई है वाहेगुरु, कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इस मुल्क की आस्था वो बरकरार रखे और सुप्रीम कोर्ट सही दिशा में इस देश को चलाने में अपना रोल प्ले करता रहे। कार्यपालिका, भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है। बड़े बड़े स्कैंडल आए, बड़े बड़े खुलासे हुए, जांचें हुई, कुछ नहीं निकला। लोगों को यह लग रहा है कि ये जितनी सारी जांच की कार्रवाई चल रही है, ये दरअसल आंख के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है। और जब राजनेताओं से बात करें तो वो कहते हैं कि हम तो मोहरे हैं। दरअसल अफसर हमको बहुत आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं और मलाई अफसर खाते हैं, बदनामी हमारे सर आ जाती है। इतनी महंगाई कभी न देखी न सुनी, और हर रोज महंगाई के बढ़ने का दौर, चाहे 1% हो या 20% हो, जारी है। आज से एक साल पहले यानी 2010 जनवरी 20 रुपए किलो में मिलने वाली प्याज दिसंबर तक आते आते 80 रुपए किलो मिलने लगी। दूध 35 और पेट्रोल 60 रुपए तक पहुंचने को बेताब। जनवरी में सोना 16,000 प्रति 10 ग्राम था, तो दिसंबर तक इसकी चमक बढ़कर 20,000 रुपए से ज्यादा हो गई। चांदी 24 से बढ़कर 45,000 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई। जाहिर है वो आम आदमी जो एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक रोजाना 20 रुपए में अपनी जिंदगी गुजारता है, नए साल का स्वागत कैसे करेगा, ये सोचने की बात है। लेकिन इस सब की फिक्र किसे है? अगर फिक्र होती तो क्या 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला होता? फिक्र होती तो क्या संसद का शीतकालीन सत्र बिना एक दिन बिना काम किए खत्म हो जाता? फिक्र होती तो क्या करगिल शहीदों के लिए आवंटित जमीन पर सेना के पूर्व अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से कब्जा हो पाता? शायद नहीं। 2010 ऐसी कई यादें हमें दे गया जो बहुत जल्द भुलाई नहीं जा सकेंगी। उदाहरण के लिए टेप कांड से मीडिया, दलाल और कॉरपोरेट के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ। पता चला नेताओं और उद्योगपतियों के साथ साथ आम आदमी की आवाज समझे जाने वाला मीडिया एक सुपर दलाल नीरा राडिया के माध्यम से कॉरपोरेट घरानों की आवाज बन गया। आईपीएल में महा घोटाले का उजागर हुआ। इस घोटाले में नेता, उद्योगपति, फिल्म स्टार्स, अधिकारी और अंडरवर्ल्ड डॉन के नेक्सस का खुलासा हुआ। इस घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स कॉमन मैन की संपत्ति के महालूट का खेल बन गया।
अधिकारी, बिल्डर और नेताओं ने 80,000 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया। आदर्श घोटाला हुआ। यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में अपने कई मंत्रियों मसलन राजा थरूर से इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन विवादास्पद सीवीसी पीजे थॉमस की नियुक्ति पर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाई सरकार। थॉमस की विश्वसनीयता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदेह जाहिर करने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई करने से बचती रही। भ्रष्टाचार के मामले में राजनीतिक पार्टियों के बीच कोई खास अंतर नहीं दिखा। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मुखिया वीएस येदियुरप्पा भूमि आवंटन घोटाले में फंसे, लेकिन बीजेपी चाहकर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। हद तो तब हो गई जब सेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह मध्य कमान में भूमि घोटाले को अंजाम दिया गया, कैसे छावनी की जमीनों पर मॉल और रिहायशी इलाके बन रहे हैं। सुकना भूमि घोटाले में खुद आर्मी की कोर्ट ने सेना के 2 अधिकारियों की संलिप्तता की बात कही। लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल स्तर के इन अधिकारियों के खिलाफ सेना की कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए। आम आदमी का न्यायपालिका से भरोसा दरकता नजर आया जब सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहीं कुछ सड़ गया है और यहाँ भाई भतीजावाद चरम पर है। चाहे संसद हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर मीडिया। 2010 में प्रजातंत्र के सारे स्तंभों की साख पर बट्टा लगा है। सरकारी तंत्र में बढ़ते अविश्वास के साथ इतिहास के पन्नों में ये साल घोटालों के साल के रूप में भी याद रखा जाएगा। जिनके ऊपर इसकी साख बनाने की और बचाने की जिम्मेदारी है। 2010 ने एक और बड़ा खुलासा किया। पवित्र माने जाने वाले, लोगों के ऊपर नजर रखने वाले, निगाह रखने वाले और किसी के बारे में भी कुछ भी लिख देने वाले मीडिया की साख इस 2010 ने खत्म कर दी, या कम से कम खत्म करने की शुरुआत कर दी। हमारे बीच के लोग नजर आए जो कॉरपोरेट दलालों के साथ मिलकर के जिन्होंने सरकार बनाने का, मंत्री बनाने का खेल खेलने की कोशिश की, और संयोग की बात इनका नाम सामने आ गया। पर एक बड़े पत्रकार उसी घराने के, जिस घराने की एक सो कॉल्ड स्टार जर्नलिस्ट इसमें सामने आई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार जो पकड़ा गया वो चोर, लेकिन बाकी लोगों का क्या? उनकी बात में दम था। बहुत सारे लोग हैं जो भी छुपे हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। 2010 में किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई। हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन न सत्ता को चिंता है न विपक्ष को चिंता है। और किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि वो प्यार में उसे निराशा मिली, या इसलिए नहीं कर रहा है कि उसने जुआ खेला और उसका पूरा घर वो सब कुछ हार गया और उस निराशा में वो आत्महत्या कर रहा है। वो आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उससे उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। वो आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि वो जो फसल पैदा कर रहा है वो फसल मारी जा रही है, उसके ऊपर बैंक का कर्जा है, और किसान के हितों की देखभाल की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। जो सरकार पैसा उसके लिए भेजती है उसके पास तक नहीं पहुंचता है। मैं आपको एक चेतावनी दूं, आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपके बीच के, हमारे बीच के किसान हैं। दरअसल ये चेतावनी सरकारी अधिकारियों को और राजनेताओं को है। आज किसान अकेला आत्महत्या कर रहा है, लेकिन हो सकता है कल किसान ये सोचे कि जब मुझे मरना ही है तो मैं किसी दूसरे को मार के क्यों ना मरूं, खासकर उसको जो मेरी इस बदहाली का जिम्मेदार है। ये साल हंगामे और विरोध प्रदर्शन और हिंसा के नाम रहा। हिंसा की मुख्य वजह ये रही कि सरकार से लोगों का भरोसा उठ रहा है। 2010 में किसान एकजुट होकर सड़क पर उतरे। विकास के नाम पर जिस तरह से लाखों किसानों की जमीन सरकार ने जबरन अधिग्रहित की, उससे किसान भड़क उठे। 15 अगस्त इस दिन देश आजादी का जश्न मना रहा था। दिल्ली के आसपास के इलाके में किसान गोलियां और डंडे खा रहे थे। सबसे ज्यादा हिंसा अलीगढ़ और मथुरा के इलाके में हुई।
किसानों के गुस्से के बावजूद सरकार को 114 साल पुराने भू अधिग्रहण कानून को बदलने या संशोधित करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। 2010 में कई बड़े बड़े नक्सली हमले हुए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सबसे बड़ी घटना हुई। 6 अप्रैल को सीआरपीएफ के जवान गश्त पर थे। नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 75 जवान शहीद हुए। गृह मंत्री जवाबी हमला करने के बयान देते रहे। प्रधानमंत्री ने समस्या को विकास से जोड़ा, लेकिन ना तो जवाबी कार्रवाई हुई और ना ही नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना की शुरुआत हुई। लिहाजा नक्सली प्रभावित क्षेत्रों की जनता को माओवादियों और सरकारी मशीनरी के बीच पिसने के लिए छोड़ दिया गया। 2010 में भी सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियां रोक पाने में नाकाम रही। पुणे में हुए ब्लास्ट में हेडली का नाम सामने आया। लाख कोशिशों के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत ला पाने में नाकाम रही। साल के अंत में एक बार फिर बनारस की शाम धमाकों से गूंज उठी। 2010 में हिंदू संगठनों का नाम आतंकवाद से जुड़ा। पहली बार सरकार ने माना कि देश में होने वाले कुछ बम धमाकों के पीछे कुछ हिंदू संगठनों का हाथ है। 2010 में कश्मीर में हिंसा भड़की। 4 महीने से ज्यादा समय तक कश्मीर में बंद और हड़ताल रहा। सरकार की सारी पहल नाकाम रही, लेकिन कश्मीर की जनता जीत गई। जब लोगों ने बंद की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। शांति की बहाली के बाद दिल्ली से एक मध्यस्थ दल को भेजा गया, लेकिन इस दल के मुखिया ने कह दिया कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए जारी बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए। 2010 के पहले 7 महीने में 8 ऐसे सूचना के सिपाहियों की हत्या कर दी गई, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनके सवालों ने अवैध खनन करने वालों की पोल पट्टी खोल दी थी। भूमि घोटाले का पर्दाफाश हुआ। ये ऐसे सवाल थे जिनसे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई थी। सच और सूचना के ये सिपाही भ्रष्टाचारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। सूचना के सिपाहियों की मदद करने और इस कानून को मजबूत करने के बजाय सरकार इसमें संशोधन करने की सोच रही है, जिसके लागू होते ही आम आदमी के लिए सवाल पूछना उतना ही कठिन काम हो जाएगा जितना कि एक भ्रष्ट व्यवस्था को जनता के सवालों का जवाब देना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर। उस फैसले से क्या निकला वो सच आपको बताते हैं। 7 दिन के लिए फैसला टला। आप जानते हैं उन 7 दिनों में क्या हुआ। इस देश के एक बड़े वर्ग में जो एक हिस्सा है मुसलमानों के बीच में यह संदेश किया कि कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को मैनेज किया और इस फैसले को बदलवा दिया। सच ये नहीं है, न्यायपालिका ने अपना काम किया, हालांकि उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। सारे देश में सवाल ही सवाल हैं इस फैसले को लेकर के, लेकिन हम उस फैसले की नियत के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फैसले से निकले हुए असर की। सारे देश के मुसलमानों में ये असर गया और आज मुसलमान खुलेआम ये बात कर रहा है कि इस फैसले को कांग्रेस ने बदलवा दिया। कांग्रेस ने इसका अभी तक कोई भी कारगर जवाब नहीं दिया है, ना मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है। इस देश के 80 जिले, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो इस देश के 80 जिले नक्सलवादियों के प्रभाव में थे। और आज जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं और सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता हैं, देश के 260 जिले नक्सलवादियों के प्रभाव में हैं। और अब तो देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि नक्सलवादियों में कभी भी कहीं भी हमला करने की क्षमता पैदा हो गई है, वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये जिले कैसे प्रभाव में चले गए, इसके ऊपर न सरकार बात कर रही है न विपक्ष बात कर रहा है। गुर्जर आंदोलन, हम और आप जब बात कर रहे हैं, राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन काफी फैला हुआ है और काफी रूट इससे बाधित थे, जो धीरे धीरे गुर्जर उसको खाली करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, पर सारे देश के गुर्जर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन गुर्जरों का आंदोलन क्या सिर्फ एक वर्ग का आंदोलन है? नहीं,
ये आंदोलन एक इशारा है कि देश के वो सारे तबके जिनको आर्थिक विकास में हिस्सा नहीं मिल रहा है, वो इसी तरीके का आंदोलन आगे कर सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि सरकार कुछ नहीं सोच रही है कि विकास का कौन सा ऐसा नया नक्शा बनाए। विपक्ष नहीं सोच रहा है कि सरकार को कहां पर सहयोग दे ताकि विकास का ऐसा नक्शा बने जिससे इस देश में रहने वाले तमाम तबके, तमाम वर्ग इस विकास का फायदा उठा सकें और कम से कम अगर बहुत लेविश लाइफ न गुजार सकें तो कम से कम 2 वक्त की रोटी और अपने खा सकें और अपने बच्चे को पढ़ा तो सकें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इतना ही नहीं हुआ, कश्मीर को लेकर के हिंदुस्तान में और दुनिया में भारत को कैसी स्थिति का, किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक और अभी वापस लौट। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। कश्मीर, दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता का एक जीता जागता स्वरूप कश्मीर, पर हम कश्मीर के लोगों को अपने साथ नहीं मिला सके, कश्मीर के दिल को नहीं जीत सके। बंदूकों से किसी का दिल नहीं जीता जाता। जब कश्मीर में शांति रहती है हम कश्मीर के बारे में नहीं सोचते, और जब कश्मीर में आग लगती है तब हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं। और इस बार कश्मीर में आग सीमा पार से नहीं लगी, हमारे अपने लोगों ने अपने दर्द का इजहार किया और नतीजा यह हुआ पूरा देश हिल गया। यहां से सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया, वहां वायदे करके आए। अब 3 वार्ताकार वहां पर हैं, लेकिन यह बहुत ही नाकाफी कदम है। भारत सरकार और विपक्ष को कश्मीर को लेकर के अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। 2010 ने यही इशारा दिया है कि अगर आपने ये जिम्मेदारी नहीं समझी तो 2011 आपके लिए कयामत का साल होगा, खासकर कश्मीर के सवाल को लेकर के। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क, हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे यहां आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान से हमारे यहां हथियारों का, छुपे हुए हथियारों का जखीरा आता है। कभी हमारे लोग उसको उठा लेते हैं, कभी पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग उसको उठाते हैं। पर पाकिस्तान खुद किस भंवर में फंसा है? पाकिस्तान खुद हमसे ज्यादा आतंकवाद के दलदल में है। पाकिस्तान में सरकार नाम की चीज बिखर रही है और पाकिस्तान का शासन उनके हाथों में अपरोक्ष रूप में जा रहा है, जिन्हें हम वहां के अतिवादी, आतंकवादी या तालिबानी, अल-कायदा, जो भी नाम हम लें, उनको कहते हैं। दरअसल उसकी भी जड़ में वहां का विकास का न होना, वहां की मशीनरी का भ्रष्ट होना और वहां पर तकलीफों का दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ना मुख्य कारण है। 2010 में कई ताकतवर देशों के मुखिया भारत आए। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव भारत की यात्रा पर आए। ताकतवर देशों के नेता अपनी अपनी जनता के लिए भारत से कई सौगात लेकर गए। उस हिसाब से भारत को वो सफलता नहीं मिली। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के मामले पर अमेरिका का रुख स्पष्ट नहीं था। कश्मीर के लोगों के लिए नत्थी वीजा के मसले और सीमा विवाद पर जियाबाओ का बयान भी आम आदमी की समझ में नहीं आया। हाँ, फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया और भारत में 2 परमाणु रिएक्टर लगाने पर भी सहमति बनी। रूस चूंकि भारत का सबसे पुराना दोस्त रहा है, इस नाते मेदवेदेव ने अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तेल, गैस, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में समझौते किए। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भी जमकर बोले। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर 2010 का आखिरी महीना कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा। वजह विकीलीक्स के खुलासे। जूलियन असांज और विकीलीक्स के खुलासों ने अमेरिका सहित भारतीय नेताओं के दोहरे चरित्र को भी उजागर किया।
अमेरिकी राजनयिक भारत या अन्य देशों के बारे में क्या सोचते हैं, ये जग जाहिर हुआ। राजनयिकों के मुस्कुराते चेहरों के पीछे की असलियत भी सामने लाने में विकीलीक्स सफल रहा। इस 2010 ने एक नई आशा दिखाई नीतीश कुमार के रूप में। नीतीश कुमार के रूप में इसलिए क्योंकि बिहार ने पहली बार ये बताया कि अगर उससे जनता को मौका मिले तो वो धर्म के, जाति के दायरे से ऊपर उठ करके अपने किसी सपने को पूरा करने का भरोसा दे रहे इंसान को समर्थन दे सकती है। नीतीश कुमार को उसने समर्थन दिया, लेकिन नीतीश कुमार को बिगाड़ने वाले लोग भी सामने आ गए हैं। अखबारों में, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में बड़ी बड़ी कहानियां छापी जा रही हैं। अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपना दिमाग अगर ठंडा रख सकें, ये 2011 का उनके लिए एक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी की आशा अब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है, उसकी आशा नरेंद्र मोदी है और दूसरी आशा वरुण गांधी है। कांग्रेस की आशा एक है, राहुल गांधी। राहुल गांधी जो कहते हैं और कांग्रेस जो करती है, दोनों में कोई तालमेल इस 2010 में नहीं दिखाई दिया। और 2011 कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए परीक्षा का वर्ष है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात, परीक्षाएं हैं। देखना है राहुल गांधी क्या करते हैं। एक और 2010 में सवाल खड़ा हुआ मुस्लिम लीडरशिप का। क्या मुसलमानों में कोई राजनीतिक नेतृत्व है या नहीं है, और क्यों नहीं पैदा हो रहा? और इससे भी बड़ा दूसरा सवाल कि जिस तरह कोई गैर मुस्लिम, मैं जगजीवन बाबू का नाम लूं या हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम लूं या उसके पहले इंदिरा जी का नाम लूं या वीपी सिंह का नाम लूं, ये सब मुसलमानों के भरोसे के लोग रहे हैं। क्या कोई मुसलमान हिंदुओं का भरोसा नहीं जीत सकता? इसके लिए जरूरी है कि मुस्लिम नेता देश की समस्याएं उठाएं, उसे मुसलमानों के खाने में, अल्पसंख्यकों के खाने में डाल करके चुप ना हो जाएं, क्योंकि मुसलमानों की वही समस्याएं हैं जो इस मुल्क के ज्यादा से ज्यादा गरीबों की समस्याएं हैं। ममता बनर्जी नाम की एक नई नेता बंगाल में पैदा हो रही है और ममता बनर्जी ने यह दिखा दिया है कि बिना किसी बड़े घराने के सपोर्ट के, बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार की छत्रछाया के भी नेता बना जा सकता है। बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर आती हुई ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, पर दुख वामपंथी नेता प्रकाश करात को लेकर के हैं। हिंदुस्तान के जितने उपलब्ध राजनेता हैं, सबसे साफ और शफाक छवि प्रकाश करात की है, लेकिन प्रकाश करात राजनीतिक तौर पर असफल होते जा रहे हैं। इसका जवाब अगर ढूंढना है तो वामपंथियों को ढूंढना चाहिए। और ये बात हमें ये एहसास दिलाती है कि इस समय देश में राजनीतिक नेता बचे ही नहीं हैं, मैनेजर्स हैं। मैनेजर से राजनेताओं की तरफ कैसे लौटें, ये देश के सामने सवाल है। और ये इसलिए सवाल है कि अगर आप सत्ता में हैं और आप अगले 10 साल या 15 साल या 20 साल के बारे में नहीं सोच सकते, तो आप राजनेता नहीं हैं, आप मैनेजर हैं। आखिर में एक नेता का नाम याद आता है, प्रियरंजन दास मुंशी का, जिसने बंगाल को एक बार हिला दिया था। कांग्रेस को बंगाल में मजबूत करने में पीआर दास मुंशी का, प्रियोदास जिनको कहते हैं, अद्भुत हाथ था उनका। आज प्रियरंजन दास मुंशी कहां हैं? उनके यहां दरबार लगाने वाले पत्रकारों को नहीं पता कि वो किस अस्पताल में हैं। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2010 में दास मुंशी साहब को याद करना बहुत दर्द देता है और ईश्वर से ये प्रार्थना करने का मन करता है कि 2011 में दास मुंशी साहब अपनी उस मूर्छा से हमारे बीच में वापस आए जहां पर वो अचानक चले गए थे। 2010 निराशाओं का साल रहा जनता के लिए। 2011 निराशा का साल न रहे। 2011 देश के लिए नई संभावनाएं, नई उपलब्धियां, नए सपने लाए। इस आशा के साथ हम फिर आपको याद दिलाएं, हम जो कहते हैं 2 टूक कहते हैं।
सच कहते हैं। जय हिंद।